आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी में। तो आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, मीन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं और कौन से जो आ चुके हैं 2023 में। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से जो रीजनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो मेमोरी बेस्ड हैं वो क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, कुछ रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, लॉजिकल रीजनिंग से, मैथमेटिकल रीजनिंग से, डाटा इंटरप्रिटेशन से। तो मिला जुला के एक सारा हम रिवीजन करेंगे पेपर 1 का। तो ये आपका लेक्चर है, इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर ये मिस कर दिया तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। तो अगर आपको सीखना है तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो सेशन हमारा पेपर 1 से रिलेटेड। तो रिवाइज करते हैं क्विकली। तो कुछ लॉजिकल जो रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको पहले ही मैंने सोल्व करके रख लिया ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, और तो फटाफट हम इसको सोल्व कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग। सो कौन सा जो बेस्ट है सेट ऑफ स्टेटमेंट जिनसे दी हुई है, जो कौन सा जो डिस्क्राइब कर रहा है एक नेचर और ऑब्जेक्टिव, टीचिंग का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ है, वो मैंने पढ़ाया था टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कि कौन व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचर। तो आपको करनी है। तो इसमें देखो सबसे पहली स्टेटमेंट पे चलते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। हाँ, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। सेकंड है, देखो हमारी क्या है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग में कोई डिफरेंस नहीं, ये कह रहा है गलत। टीचिंग और लर्निंग में दोनों में डिफरेंस है। टीचिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड लर्निंग इज अ डिफरेंट थिंग। थर्ड कह रहा है कि कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टूडेंट। तो टीचिंग क्या है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करती है, कुछ चेंजेस करती है, बिहेवियर को चेंज करती है स्टूडेंट्स के अंदर। तो ये दैट इज द राइट। फिर ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। जरूरी नहीं कि सारी की सारी जो अच्छी टीचिंग है फॉर्मल है, इनफॉर्मल टीचिंग भी कई बार बहुत अच्छी हो जाती है। इनफॉर्मल एजुकेशन हमारे पेरेंट्स देते हैं तो वो भी कई बार हमें अच्छा एजुकेट कर देती है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, ए टीचर इज ए सीनियर पर्सन। जरूरी नहीं कि टीचर एक सीनियर पर्सन हो, गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट। टीचिंग इज ए सोशल एक्ट वेयर एज द लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। यस, टीचिंग क्या है, सोशल एक्ट है, और जो लर्निंग हमारी वो क्या, पर्सनल एक्ट है। वी आर लर्निंग फॉर आवर सेल्फ एंड टीचिंग वी आर टीच फॉर द सोसाइटी, टू एजुकेट द सोसाइटी। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। तो इसमें स्टेटमेंट कौन कौन सी राइट है, एक तो ए, सी एंड एफ। तो इसमें देखो कहाँ पे ए सी एफ, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ए सी एफ, दस। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिव लर्न टीचिंग। कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इफेक्टिव टीचिंग से रिलेटेड है। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिससे एक जल्दी से इफेक्टिव जो लर्निंग होती है, एक लर्नर जी कोई कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अपने एक टीचर्स की जो टीचिंग को इफेक्टिव बना देती है। प्योर एक्सपीरियंस टू ऑफ द लर्नर, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द parents of the learner, peer group of the learner, family size from the which of the learners comes। तो ये भी नहीं है, प्योर एक्सपीरियंस ऑफ द, ये हो सकती है यस। एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, एजुकेशन स्टेटस कैसा, वो इफेक्ट नहीं करता टीचिंग का। पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर, लर्नर का पीयर ग्रुप कैसे, उससे कोई मतलब नहीं है टीचिंग से। फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स, तो फैमिली साइज भी मैटर नहीं करती हमारी एक इफेक्ट टीचिंग की इफेक्टिवनेस को। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, प्योर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। अगर पहले से लर्नर को पता होगी, स्टूडेंट को कुछ चीजें पता होगी, वो टीचिंग को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देती है, इम्प्रेसिव बना देती है, और टीचर्स को एक कंफर्टेबली उनको टीच कर सकता है अगर पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज हो बच्चे को उसके बारे में। तो दैट इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो थर्ड है हमारा, दैट इज इम्पोर्टेंट। इन द टू सेट्स गिवन बिलो, सेट वन इंडिकेट द मेथड ऑफ द टीचिंग एंड सेट टू इंडिकेट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस और इफेक्टिवनेस। मेथड दे रखा है और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए। अब देखो मेथड कौन कौन से हमारे पास, लेक्चरिंग मेथड है, डिस्कशन इन ग्रुप है या ग्रुप डिस्कशन कह सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल। अब इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट दे रखी है, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड,
प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, कंटेंट डिलीवरी इन ए ल्यूसिड लैंग्वेज, यूज ऑफ द टीचिंग एड्स प्रोसीजर, थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग द पार्टिसिपेंट्स। तो सबसे पहले देखो कंटेंट डिलीवरी किस में होती है, एक ल्यूसिड लैंग्वेज कंटेंट डिलीवरी। तो नॉर्मली हम लेक्चर मेथड में कंटेंट डिलीवरी कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखो आप, ए का तीसरा कौन सा है, ए ये है, ए का तीसरा एक तो यहाँ है, तो सबसे पहले यहाँ पे पकड़ लिया हमने ए का तीसरा ये, तो और तो किसी में तीसरा नहीं है, तो इजीली हमारा आंसर ये बन जाएगा। उसके आगे आप आसानी से देख सकते हो। बी का हमारा कौन सा होना चाहिए, फिफ्थ होना चाहिए। अब बी का फिफ्थ, डिस्कशन इन ग्रुप, तो ये क्या है, थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग द पार्टिसिपेंट। एक थीम होती है, उस पर डिस्कस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आसानी से सी का आप देख सकते हो, सी का दूसरा है। अब सी का ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, एक प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज देते हैं तो उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज जनरेट होते हैं, सम इनोवेटिव आइडियाज विल बी सेड बाय द स्टूडेंट्स। उसके बाद डी का फर्स्ट है, तो डी का फर्स्ट, तो आसानी से आप इनका पता लगा, एक पता लग जाए ना उसके बाद सारे पता लग जाएंगे आपको। स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, इसमें प्रेजेंटेशन हम लेते हैं, स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी टॉपिक पे, एंड they will get the feedback. So that's about the methods of the teaching. So next is the, and now this is related to the research aptitude. तीन क्वेश्चन हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड थे। नाउ द रिसर्च एप्टीट्यूड, देयर आर द टू सेट्स गिवन बिलो। वन सेट वन शो द टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड सेकंड इज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। किस तरह की रिसर्च की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हमें ये मैच करना है। तो एक टाइप्स ऑफ रिसर्च मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जो मेरा टाइप्स ऑफ रिसर्च है, एक लेक्चर मैंने डाल रखा है, वो आप देख लेना अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे है, वो आप देख लेना, उसमें सारी मैंने टाइप्स बता रखी हैं। अगर वो आपने देख लिया वीडियो तो इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। अब फंडामेंटल रिसर्च है, तो फंडामेंटल रिसर्च क्या बताती है, एक क्या थ्योरी बिल्डिंग से रिलेटेड है। जो फंडामेंटल रिसर्च है वो रिलेटेड टू द थ्योरी बिल्डिंग। तो ए का हमारा दूसरा है। तो सबसे पहले ये देखो ए का जो है आंसर है, दूसरा किस किस में है, एक तो ए का दूसरा इसमें है, पहले वाले में एक ए का दूसरा है। तो या तो पहला ये रिजेक्ट अपने आप हो जाएंगे, ये दोनों रिजेक्ट हो गए, तो हमारे पास दो हो गए, दो में भी हम फिर देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अप्लाइड रिसर्च कौन सी होती है। देखो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि हम एक पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी फॉर यूज इन द वेरियस सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में कैसे पॉसिबिलिटी आप कैसे यूज करते हो, वो अप्लाइड रिसर्च होती है। तो अप्लाइड रिसर्च हमारा किस में आ जाएगा, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ए थ्योरी फॉर यूज इन द वेरियस सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में कैसे उस थ्योरी को अप्लाई करोगे। मीन्स अप्लाई, आपको कोई एक फॉर्मूला है कहाँ अप्लाई करना है, कोई साइंटिफिक मेथड है अप्लाई करना है कहीं पे, तो दैट इज अप्लाइड रिसर्च। तो बी का हमारा फोर्थ किस में है, बी का फोर्थ इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा बचा, ये बचा, ए का दूसरा, बी का चौथा, और फिर आसानी से हम अगले जो ऑप्शन है उसका पता लगा सकते हैं। सी का आएगा थर्ड। अब सी का एक्शन रिसर्च क्या होती है, ये इंप्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ द इंटरवेंशन। तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन को हम इंप्रूव करते हैं। तो एक्शन मींस वेयर इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। कोई कोविड-19 आ गया, हमें इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट है कोई सिचुएशन को निपटने के लिए, तो दैट इज वर्क एज एक्शन रिसर्च। अब बच गया हमारा इवैल्यूएटिव रिसर्च। तो डी का हमारा पहला, तो डी का हम आसानी से पहला कर सकते हैं। तो डी का पहला आएगा फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ द परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। को जो इंटरवेंशन दिया था उसका किस लेवल तक का जो इम्पैक्ट रहा है। तो एक कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है वेरिएबल्स के बीच में। इवैल्यूएटिव एवेल्युएट करेंगे उसको, कोई एग्जाम लेके उसका हम टेस्ट लेंगे, फिर उसका इवेल्युएट करेंगे क्या वो टेस्ट हमने बच्चों का एग्जाम लिया है, क्या उसमें कितने मार्क्स आए, उस बेसिस पर इवेल्युएशन करेंगे। पहले उसको सिखाएंगे, सिखाने के बाद उनका एग्जाम लेंगे, फिर उनका चेकिंग करके मार्क्स के हिसाब से उसको इवेल्युएट करेंगे। तो ये शो करता है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो ए इज द राइट आंसर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो 1 है। फिर है ये भी हमारा किस से रिलेटेड है, ये रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। Which set of the activities best indicate the cyclic nature of the action research strategy? तो एक्शन रिसर्च स्ट्रेटेजी में सबसे पहले देखो हम प्लान करते हैं, ये भूल जाओ सब कुछ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो प्लान ये सबसे पहले ये देख लेना। एक्शन रिसर्च जो भी होगा उसमें सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, प्लान देन एक्ट देन ऑब्जर्व देन द रिजल्ट विल रिफ्लेक्ट।
सबसे प्लानिंग करते हैं, फिर प्लानिंग पे काम करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं उनकी फाइंडिंग क्या है, फिर उसका रिफ्लेक्ट रिजल्ट क्या आएंगे वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। तो प्लान देखना हमने सबसे पहले कौन सा है। उसके बाद आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिसर्च स्टेप्स इज नियरर टू द साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड का जो रिसर्च क्या है उसका हमें एग्जैक्ट स्टेप देखने हैं। तो इसमें भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि जो आप स्टेप्स हैं, प्रोसीजर हैं, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स और द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, वो मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हो इसके अंदर, जो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाकर रिसर्च प्रोसेस से रिलेटेड जो मेरा वीडियो मिल जाएगा उसमें आपको क्लियर प्रोसेस दिखा रखा है। तो उस प्रोसेस में सबसे पहले मैंने ये बता रखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें देखो आइडेंटिफाई मतलब से पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन द प्रॉब्लम। पहले डिफाइन करेंगे, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, देन आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, with defining a population, drawing a sample, then collect the data and then analyze the result। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, फिर आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, फिर हम एक पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे, फिर सैंपल को हम ड्रॉ करेंगे, फिर उस सैंपल के बेसिस पे डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च एक्टिविटी। तो रिसर्च एथिक्स से कहाँ हमें फॉलो करनी पड़ती है, किस कंटेक्स्ट में, किस कंसर्न में हम रिसर्च एथिक्स को फॉलो करते हैं। तो फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ थीसिस, सो it provides and it tells about the prescribed format of the thesis, data analysis through the qualitative or quantitative techniques, defining the population of research, evidence based research reporting। तो इसमें देखो हम रिसर्च एथिक्स कहाँ इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ, ये थीसिस का फॉर्मेट हम कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ये रिसर्च एथिक्स में नहीं आता है। डाटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव किसी में भी यूज कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस किसी भी मेथड से, ये भी कोई हमारा रिसर्च एथिक्स में नहीं आता है। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च, कोई भी पॉपुलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, इस ये कोई रिसर्च एथिक्स में नहीं आता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। वट एवर यू आर रिपोर्टिंग, whatever you providing the findings in your research, you must provide the evidence। so evidence should be there। if you have collected the data, you must have the evidence। so evidence based research, this is the concern with the research ethics। so this is the right answer। उसके बाद हमारा है which of the following set of the statement is correct for describing the human communication process। non-verbal communication can stimulate ideas। बी है कम्युनिकेशन इज ए लर्नड एबिलिटी। थर्ड है कम्युनिकेशन इज नॉट एन यूनिवर्सल पैनेसिया। कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन। मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय द स्टूडेंट्स। वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू। तो इसमें हमने देखना है कि कौन सा है करेक्ट स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करती है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस को। तो इसमें देखो जो सबसे पहले है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट द आइडियाज। यस, ये स्टिमुलेट कर सकती है आइडियाज को, कोई भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है या लिखित में हम तो एक लिख के हम कोई भेजते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, दैट कैन आल्सो स्टिमुलेट द आइडियाज। कोई हम ऐसे लिखते हैं या कुछ हम एक केस स्टडी लिख रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट कैन स्टिमुलेट द आइडियाज। यस राइट। कम्युनिकेशन इज ए लर्न एबिलिटी। यस, इसको हम लर्न कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से लर्न एबिलिटी, जैसे जैसे सीखोगे आपका कम्युनिकेशन बेटर होता जाएगा। कम्युनिकेशन नॉट एन यूनिवर्सल पैनेसिया, एक यूनिवर्सल पैनेसिया नहीं है। यूनिवर्सल पैनेसिया, पैनेसिया मीन्स एक रेमेडी, एक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो कम्युनिकेशन इज नॉट ए यूनिवर्सल पैनेसिया, ये सही है, कोई एक प्रॉब्लम का रेमेडी नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है कम्युनिकेशन, ये राइट है। कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, कम्युनिकेशन को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, राइट करेक्ट है। इसको ब्रेक डाउन छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन होता है, वी कैन नॉट ब्रेक डाउन इट। देन मोर कम्युनिकेशन मीन मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट। नो, ये थोड़ी कि ज्यादा कम्युनिकेशन करेंगे तो बच्चा ज्यादा सीखेगा, नो। तो समटाइम लेस कम्युनिकेशन द स्टूडेंट कैन लर्न द मोर।
वैल्यू फॉर व्हाट इज लर्न थ्रू द क्लासरूम कम्युनिकेशन नॉट एन इशू फॉर द स्टूडेंट। नहीं, इशू हो सकता है, कम्युनिकेशन मैटर करता है, अगर कम्युनिकेशन बेटर तरीके से नहीं होगा तो स्टूडेंट की लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी, तो द फोर फर्स्ट आंसर इज द राइट स्टेटमेंट इज द करेक्ट। सो ए बी सी डी, ए बी सी, यस दिस इज द राइट आंसर, ए बी सी डी, दिस इज द राइट आंसर। Now next is the differentiation between acceptance and non-acceptance of the certain stimuli in the classroom communication basis for। अब acceptance और non-acceptance की बात आती है of the certain stimuli, कुछ reactions पे in classroom communication, जो classroom communication की बात हो रही है, in the basis of selective affiliation of the peer group, selective attention, selective morality, selective exception of the performance। तो इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें देखो जब एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस है, हम पूछ रहे हैं, कोई क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, किसी चीज को स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहा है, नॉन एक्सेप्टेंस कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं करता, किस चीज पे बेस्ड है ये टोटली, जो स्टिमुली है, जो रिएक्शन स्टूडेंट्स के, कब रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स ये क्लासरूम कम्युनिकेशन पे, जब सिलेक्टिव एफिलिएशन टू पीयर ग्रुप, उसका एफिलिएशन होगा पीयर ग्रुप से, तब नो। सेलेक्टिव अटेंशन, यस, उस पर हम अटेंशन करेंगे कि स्टूडेंट को सिलेक्टिव, जो स्टूडेंट्स पे अटेंशन करेंगे, यस यू, देन ही विल बी एक्सेप्ट एंड नॉन एक्सेप्ट एंड फॉर पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर डिस्कशन। सो दैट्स द राइट आंसर। सिलेक्टिव मोरलिटी से कोई लेना देना नहीं है, एक्सेप्शन ऑफ परफॉर्मेंस से कोई लेना देना। मेन है सिलेक्टिव अटेंशन, कि अटेंशन क्या है, स्टूडेंट अटेंटिव है या नहीं क्लासरूम में, उससे उसकी एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस डिपेंड करती किसी टॉपिक, किसी डिस्कशन को लेके। तो दिस इज द राइट आंसर। नाउ a river runs at 3 km/h. If the time taken by a man to row his boat upstream is twice the time taken by him to row it downstream, then at what speed can be row his boat downstream दे रखा है, जिसमें जो रिवर रन है 3 km/h से जो नदी बह रही है। तो ये हमने इसमें क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, तो इसमें देखो हमें अज्यूम करके निकालना पड़ेगा। तो चलिए रीजनिंग का जो मैंने पहले ही मैं बताया था कि सोल्व करके रखे हुए हैं, तो हम रीजनिंग वाले सेक्शन में चलते हैं और उसको सोल्व करके देखते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन था, अब इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। स्पीड जो रिवर की हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 km/h, ये दिया हुआ है हमारे पास इन्होंने। 3 km/h। तो टाइम टेकन बाई मैन टू रो हिज बोट अपस्ट्रीम इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाई हिम टू रो इन डाउन, जो डाउन स्ट्रीम है उसका ट्वाइस दे रखा अपस्ट्रीम में। अब जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टील वाटर प्लस कर देंगे स्पीड ऑफ द वाटर इन द रिवर। ठीक है, जो स्टील जो वाटर रुके हुए वाटर में जो स्पीड है प्लस जो स्पीड है वाटर की रिवर में क्या है वो। अपस्ट्रीम में क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टील वाटर माइनस कर देंगे इसमें स्पीड ऑफ द वाटर इन द रिवर। और जो फॉर्मूला है टाइम का क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब इसमें सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखो इसमें तो हमने कर लिया, लेट्स अज्यूम टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज, जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वो जो बोट ने वो हमारी डी है, एंड स्पीड ऑफ द बोट इज स्टील, स्टील वाटर में जो स्पीड है, रुके हुए पानी में जो वाटर की स्पीड है उसको हम x km/h मान लिया। तो हम डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है उसमें हमने क्या किया था, डाउन स्ट्रीम में तो स्टील वाटर प्लस द स्पीड ऑफ द रिवर, तो स्टील वाटर हमने क्या माना था, x माना था, x प्लस 3 वाटर जो रिवर की स्पीड है km/h। और डाउन स्ट्रीम जो टाइम है, टाइम का हमारे पास क्या था, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस को हमने क्या माना था, टोटल d माना था, और जो स्पीड है हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड है ये x प्लस 3, तो d डिवाइड बाई x प्लस 3 km/h। अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, हमने माइनस किया था उसमें, तो यहाँ पे हमने प्लस किया था, और अपस्ट्रीम स्ट्रीम का जो माइनस है, स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टील वाटर माइनस स्पीड ऑफ द वाटर इन द रिवर, तो इसमें हम x माइनस 3 कर देंगे। x हमने माना स्टील वाटर में वर्ड स्पीड, और जो माइनस हमने डाउन स्ट्रीम के लिए यूज किया है ना, अपस्ट्रीम के लिए यूज किया है और km/h। तो ये हमने इसमें अपस्ट्रीम स्पीड का कैलकुलेट कर लिया। तो अपस्ट्रीम जो स्पीड का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। अब डिस्टेंस हमने माना टोटल d माना था, डिवाइड बाई x माइनस 3, x है माइनस 3, ये हमारा अपस्ट्रीम स्पीड है km/h। अब नाउ इट इज गिवन दैट अपस्ट्रीम टीम, जो अपस्ट्रीम जो स्पीड है टीम है, इज ट्वाइस ऑफ द डाउनस्ट्रीम टाइम, जो डाउनस्ट्रीम टाइम के ट्वाइस है अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम वाला ये था और डाउनस्ट्रीम का ये है, तो अपस्ट्रीम वाले को हम ट्वाइस कर देंगे डाउनस्ट्रीम का जो ट्वाइस है,
तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे इक्वेशन को, दोनों तरफ d को कैंसिल करेंगे, d को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2x - 3 डिवाइड बाय इज इक्वल टू x + 3 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 6 आ जाएगा, x + 3, फिर 2x, x को इधर ले आएंगे तो 2x - x इज इक्वल टू 3 + 6, तो x इज इक्वल टू 9 km/h। तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, 9 km/h। तो ये हमारा जो राइट आंसर आएगा ये हमारा 9 km/h। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे 9 किलोमीटर, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 11th का क्या है। आउट ऑफ द 11%, 10% स्पेंड ₹35 ईच ऑफ देयर मील। The 11th one spent ₹40 more than the average expenditure of all the 9। जो 9 के 9 है उसके टोटल एक्सपेंडिचर उसके एवरेज से ज्यादा उसने पे किया। द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल देम वाज, तो टोटल मनी कितना स्पेंड किया था सभी ने, तो यो हमें कैलकुलेट करना है हमें। तो इसमें निकालो आउट ऑफ द 11th%, फॉर एग्जांपल द 11th% स्पेंड द x मान लेते हैं 11th% ने। तो चलिए हम रीजनिंग वाले में जाते हैं, मैंने जो ऑलरेडी सोल्व करके रख रखा है उसको हम सोल्व करते हैं। अब इसमें देखो ये है, अब सपोज 11% स्पेंड x, 11% ने x रुपीज स्पेंड किए हैं। अब टोटल जो सम स्पेंड 10 लोगों ने जो टोटल स्पेंड किया है, 10 लोगों ने, एक ने कितना किया 35, तो 10 लोगों ने कितना किया 35 मल्टीप्लाई बाय 10 350, और जो 11वां पर्सन था उसने x स्पेंड किया तो प्लस x कर देंगे। तो टोटल इतना स्पेंड किया सभी लोगों ने मिलके, जो 11 लोगों ने मिलके, तो टोटल एवरेज कितना आएगा 350। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल 350 प्लस x, और टोटल कितने थे सारे जने, वो था 11, तो ये एवरेज आ गया। अब कह रहा है कि एवरेज जो 11th% ऐसे 40 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड किए हैं जो एवरेज से, तो एवरेज का 40 एक्स्ट्रा जो किया है, तो x हमने माना टोटल इसने स्पेंड किया था x, तो एवरेज का 40 रुपए ज्यादा किया था, तो x माना था, x में -40 कर देंगे हम, इज इक्वल टू 350 प्लस x डिवाइड बाई 11। तो इसका 40 रुपए ज्यादा किया था, तो टोटल में से इसमें जो x ने स्पेंड किया उसमें से -40 कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा इसके। अब इसमें 11th x है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 11x आ जाएगा -440 डिवाइड इक्वल टू 350 प्लस x आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो ये x इज इक्वल टू 79। तो टोटल जो स्पेंड किया था जो 11th% ने, वो कितना था, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 79। अब टोटल निकालो, इसमें 350 के अंदर 79 और ऐड कर दो, ये कितना बनेगा, ये बन गया हमारा 429। तो टोटल कितना स्पेंड किया था उसने 429, दिस इज द राइट आंसर। तो पहले सपोज करेंगे, अब 40 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया है उसने, कह रहा है स्पेंड रुपए मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द ने, सबका जो एक्सपेंड उससे 40 रुपए ज्यादा किए थे, तो ज्यादा किए थे तो इनसे 40 रुपए ज्यादा, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे -40 इधर कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा इससे 40 रुपए हमने जो एक्स्ट्रा खर्च किए थे वो हमने माइनस कर दिए, तो इक्वल हो जाएगा ये। तो हमारे पास ये आ गया टोटल 429। अगर एवरेज पूछ लें भी, एवरेज निकालनी है, तो एवरेज कैसे निकालोगे, 429 आ गया हमारे पास, 429 को 11 से डिवाइड कर देना, जो एवरेज आएगा वो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अगर एवरेज पूछ रखी, इसने एवरेज नहीं पूछ रखी, टोटल मनी स्पेंड पूछ रखा है। अगर एवरेज पूछ रखा हो तो 429 को 11 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा जो रीजनिंग का क्वेश्चन था जो हमारा हमने सोल्व किया, तो राइट आंसर क्या आएगा 429। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर हमारे पास है ए बस स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम द रोहतक एंड रीच्ड हिसार। रोहतक से हिसार चली थी 45 मिनट में, एंड इट्स एवरेज स्पीड कितनी थी 120 km/h। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज डिक्रीज बाई 12 km/h, अगर जो एवरेज स्पीड है पहले 120 किलोमीटर थी पर आवर, उसको घटा के 12 km/h कर दी, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगी बस जो रोहतक से हिसार जा रही है। तो इसमें निकालेंगे, वो बहुत सिंपल सा है, देखो कैसे निकालोगे इसको। तो बस स्टार्टेड जर्नी, अब इसमें हम करेंगे, देखो टोटल जो टाइम है इसका कितना है, इसकी जो हिसार से 45 मिनट में पहुंच रही है, तो 45 मिनट है, तो 45 डिवाइड बाई 60, तो टोटल जो एक घंटे में कितनी 60 मिनट होते हैं, 45 डिवाइड बाई 60 ये करती है, मल्टीप्लाई बाय अब कितना वो लेती है, ये देखो
एवरेज स्पीड कितनी है, मल्टीप्लाई बाय स्पीड, स्पीड ये फॉर्मूला याद रख लेना, मल्टीप्लाई बाय स्पीड, इतना टाइम लेती है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, अगर एवरेज स्पीड को हम 12 घटा दें, 120 से हम 12 लेस कर दें, 120 में से 108 बच जाएगी। तो इसको अगर एवरेज स्पीड में हम लेस कर दें तो x हमने मान लिया कि एवरेज जो स्पीड x डिस्टेंस हमारी ये है, मान ली हमने x कि जो ए बस स्टार्ट जर्नी रोहतक पर ये हाउ मच टाइम फॉर, हमने टाइम मान लिया कि सेम डिस्टेंस कवर करेगी कितने मिनट में, हमारी 12 मिनट में। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो हम यहाँ पे जो x डिवाइड बस x मान लेंगे कि इतनी देर में हमारी डिस्टेंस कवर होगी, x इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ यू विल रिड्यूस द एवरेज स्पीड फ्रॉम 120 टू 12। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो पहले स्पीड थी हमारी मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहले कितनी थी 120 में से 12 लेस कर दो। अब इसमें आप कैलकुलेट करो कितनी आएगी, x डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई, अब इसमें कितना आ गया, 120 में से 12 गया था 108 आ गया। इसमें 60 से डिवाइड करो तो ये 90 आ गया, 90 इक्वल टू ये आ गया। अब 90 इज इक्वल टू 108 x डिवाइड बाई 60। अब 60 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होगा, 5400 इज इक्वल टू 108 x, 108 इससे डिवाइड में चला जाएगा, 5400 डिवाइड बाई 108 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कितने में कवर करेगी, तो x इज इक्वल टू हमारा 108 से अगर इसको डिवाइड करेंगे वो हमारा आ जाएगा 50। तो ये हमारा राइट आंसर क्या है, 50। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे। जो एवरेज स्पीड हमारी कितनी थी, जो एवरेज स्पीड हमारी 120 थी वो हम अगर कम करेंगे तो कितनी देर में पहुंचेगी, उसका हमने एज्यूम कर लिया कि x देर में पहुंचेगी। तो हमने एज्यूम कर लिया था x, ये तो x में पहुंचेगी देरी में, तो इसमें से 120 में से हमने एवरेज स्पीड हम घटा के 108 कर दी, तो ये हमारे 50 है राइट आंसर। तो हमारा जो 50 है वो राइट आंसर आ जाएगा। तो ये जो बस पहुंचेगी वो कितने बीच में मिनट में पहुंचेगी, 50 मिनट्स में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो है, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इज -1 5 15 29। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी। अब इसमें देखो -1 है, 5 है, 15 है, 29 है। तो इसमें आप देखना लॉजिक क्या लगा रखा है। अगर मैं बात करूं इसमें -1 और 5, फिर इसमें डिस्टेंस कितना है इसके अंदर, दोनों के अंदर मान लो मैं 6 इसमें करता हूँ, ऐड करता हूँ तो कितना हो गया, तो 5 हो गया। इसमें 6 अगर ऐड करता हूँ और 4, 5 15 15 ऐसे भी कर सकते हो। और इसमें दूसरा तरीका ये है, -1 है, -1 का स्क्वायर करके देख लो, -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। तो इसमें लॉजिक लगा सकते हो। एक तो ये लग जाएगा कि अगर -1 में नेक्स्ट वाला अगर ये अगर 5 में से ये वाला लेस करते हैं -1, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। सिक्स हो गया, -5 में से अगर ये वाला लेस करें 6 हो गया। 6 के अंदर अगर ये 5 ऐड करें, 6 + 5 11, और 11 के अंदर दोबारा हम 4 ऐड करें तो 15 हो गया। इसी तरह अगर इसमें से हम ये लेस करें 15 - 5 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 हो गया, 10 - 5 = 15 हो गया। 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 10
15 माइनस 5 10 हो गया। 10 के अंदर हम ये वाले ऐड करें दोबारा 15 और 4 और ऐड कर दो इसके अंदर, हर एक में 4 4 बढ़ता जा रहा है। 15 10 10 से 15 25 25 और 4 29 ये आ गया। इसी तरह अगर नेक्स्ट हम निकाल के देखें तो 29 में से लास्ट वाली 15 लेस की हमने, कितने बच गए? 14 बच गए। 14 में अगर सीधे ऐसे कर सकते हो, 4 4 अब बढ़ा के भी बता सकते हो। इसमें अब 29 में से अब 14 होगी, 14 में से अब 29 ये वाली संख्या ऐड कर दो दोबारा। 14 में 29 हमने ऐड किया और दोबारा 4 हम हर बार जोड़ रहे हैं 4, तो इस बार भी हम इसमें 4 जोड़ दो। 29 में से 15 गए 14, 14 में दोबारा ये संख्या जोड़ दो, जाएगा 29 है प्लस 4, तो 14 और 29 है। 14 प्लस 29 कितनी होगी हमारे पास? ये होगी 43, 43 प्लस 4 ये होगी 47। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो 47 आ जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड भी है, वो बता रहा हूँ दूसरा मेथड आप कैसे सोल्व कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो आप इस मेथड को। -1 दे रखा है, -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल 5। फिर देखो 3, अब अगली नेक्स्ट है 5, 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसमें देखो 3 5 7 और नंबर हम ऐड करते रहो, ये दो सेम रहेगा और जो संख्या है वो ऐड करते रहो। 5 प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। फिर उसके बाद 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर 29 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 47। तो इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये लॉजिक भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी आप लॉजिक लगा के इसको सोल्व कर सकते हो। तो मैंने बताया इस तरह से भी आप इसमें 4 4 ऐड करके आप निकाल सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो 47 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ABD DGK HMS MTB SBL। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? तो इसके लिए आप इसको सिंपली आप लिख सकते हो ऐसे ABD DGK HMS MTB फिर SBL। तो हमें नेक्स्ट हमारी जाननी। अब इसमें देखो ABCD ये थर्ड आता है, तीसरा आ रहा है EFG चार आ रहा है, IJKLM 5, इसी तरह 6। फिर नेक्स्ट जो आएगा वो सातवां क्या आएगा हमारा, काउंट कर लो, TUVWXYZ। तो ये हमारा Z आएगा। तो Z देखो किस किस में, एक किस में भी है, एक किस में भी, एक किस में भी, ये रिजेक्ट कर देंगे हम। उसके बाद देखो B के बाद G है, तो CDEFG, तो ये 5 के बाद आ रहा है, 5 के बाद G के बाद M देखो कितने में आ रहा है, GHIJKLMN, M 6 पे आ रहा है, ये 6 7 8, ये लॉजिक इसमें। इसके बाद 9th क्या आ रहा है, CDEFGHIJK के आ रहा है। नेक्स्ट हमारा के आ रहा है, जो 9th आएगा वो के आ। तो के किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो ये इसमें नहीं है के, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन बच गए। अब देखो नेक्स्ट कितना आएगा, तो इसमें देखो 3 है, इसमें 5 है, दो दो का डिस्टेंस, तो ये 7 का गैप होगा, 7 8 9 10, और ये 11 के बाद कौन सी होगी, MNOPQRSTUVW। तो नेक्स्ट क्या होगा, W का, तो JKW ये हमारी, तो JKW कौन सा है, ये इसमें। तो दिस द राइट आंसर। तो ये हमारा राइट आंसर। तो ऐसे आप लिख के इसको देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ वाराणसी इज कोडेड एज
तो अब इसमें भी ये सेम ऐसे लिख लो कि वाराणसी है, अगर इसको VARANASI, वाराणसी को क्या कहा इसने, WCUESGZU। तो अब ये इसमें देखो V के बाद जो है VUVW, इसमें हमारा एक का गैप है, ABC 2 का गैप है, TUSTU 3 का गैप है, इसमें 4 का आ जाएगा, 5 का गैप है, छठा है G, 7, 8। तो सेम इसमें भी हम फॉलो करेंगे कोलकाता में। कोलकाता, तो कोलकाता में फॉलो करो। तो सेम इसमें के बाद हमारा ये एल आता है, तो एल किस में है, एक तो इसमें है एल, एक इसमें एल है, तो ये दोनों हम कट कर देंगे, तो 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास। फिर उसके बाद पी, ओ के बाद ओ, पी क्यू, क्या हुए इसके बाद एल के बाद क्यू किस में है, इसमें है, तो ये रिजेक्ट हो गया हमारा, क्यू आ गया। उसके बाद हमारे पास 3 का है डिस्टेंस है, तीसरा हमारा जो अल्फाबेट होगा MNO, ओ होगा LQO। इसके बाद दोबारा ओ, 4 का गैप है, फिर उसके बाद FZH, कोलकाता। तो LQO FZ और H। तो ये इस तरह सेम पैटर्न ये वाला फॉलो करेंगे, जो गैप कितने का है, तो हमारा जो राइट आंसर ये होगा। तो ऐसे आप वर्टिकल में लिख के इनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। Introducing Rakesh to her husband, a woman said, his brother's father is the only son of my grandfather. The woman is related to the Rakesh. अब क्या है, राकेश को इंट्रोड्यूस कर, उसके हस्बैंड से राकेश को इंट्रोड्यूस करवा रही है एक वुमेन की, जो उसका ब्रदर है, हिज ब्रदर्स फादर, ये वो कह रही कि इसका ब्रदर का जो फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ये मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता सन है। तो द वुमन इज रिलेटेड टू राकेश। अब देखो उसका क्या है, ग्रैंडफादर इज ओनली द फादर, और जो राकेश है, तो क्या करें, इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड, ए वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर, उसके ब्रदर का फादर है, इज ओनली द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, उसका इकलौता सन है ग्रैंडफादर। तो द वुमन इज रिलेटेड टू राकेश, तो राकेश की क्या हुई, वही उसकी क्या होगी, सिस्टर, क्योंकि वो सिस्टर इंट्रोड्यूस करा अपने हस्बैंड से कि जो हर हस्बैंड, ए वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर, कि उसके ब्रदर का जो फादर है, हिज ब्रदर फादर, उसके भाई का ब्रदर का जो फादर है, उसका भी क्या होगा, फिर फादर हो गया, कि इकलौता उसके ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है, उसका फादर क्या है, इकलौता बेटा है। तो राकेश का भी क्या हो गया, वो फादर हो गया और ग्रैंडफादर हो गया। तो इसी तरह जो वुमेन है, दैट इज द सिस्टर ऑफ दैट राकेश, तो राकेश की सिस्टर हो गई, सिंपल। तो द रिलेशन इन द बिटवीन द राकेश एंड द लेडी इज द ब्रदर सिस्टर। अब ये देखो डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें देखो ये दे रखा हमारे पास कि द टेबल बिलो द एम्बॉडीज द डाटा ऑन द प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स एंड पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ द राइस इन द कंट्री फॉर द 5 years फ्रॉम 2012 टू 2016, आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डाटा। अब इसमें देखो हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो प्रोडक्शन दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है, पर कैपिटा कंजप्शन दे रखा है, 3 चीज दे रखी है हमने। इन्होंने नीचे फॉर्मूला बता रखा है, पर कैपिटा कंजप्शन है, पर कैपिटा जो कंजप्शन है वो कैसे निकाली है, ये है कंजप्शन इन मिलियन किलोग्राम, तो कंजप्शन डिवाइड बाय पॉपुलेशन इन मिलियन एंड कंजप्शन, ठीक है, पॉपुलेशन इन मिलियन एंड कंजप्शन इन मिलियन। तो कंजप्शन जो है वो हमारा किसके इक्वल है, जो कंजप्शन है
इन्होंने क्या कहा है, जो कंजप्शन है डिवाइड बाय पॉपुलेशन, जो कंजप्शन डिवाइड बाय पॉपुलेशन, तो ये क्या है, पर कैपिटा कंजप्शन, पर कैपिटा कंजप्शन। तो पर कैपिटा कंजप्शन इक्वल टू कंजप्शन इन मिलियन डिवाइड बाय पॉपुलेशन। कंजप्शन क्या दे रखा है इन्होंने, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट। ये क्या है कंजप्शन, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट। अब इन फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हमने सारे सोल्व करने हैं। तो आप सोल्व करेंगे, इन फॉर्मूलों को हमें ध्यान में रखते हुए सारे के सारे हमने सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ द राइस ओवर द प्रीवियस ईयर वाज द हाईएस्ट इन द विच ईयर, को हाईएस्ट कौन सी ईयर में है। तो हम देखो इसमें चलते हैं, जो सोल्यूशन पे चलते हैं, हमने जो सोल्व कर रखे हैं। अब इसमें देखो परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ द राइस ओवर द प्रीवियस ईयर वाज द हाईएस्ट इन द विच ईयर, तो हाईएस्ट किस में थी। तो इसमें सबसे पहले देखो हम क्या निकालेंगे, हम एक परसेंटेज निकालनी है एक कंजप्शन की। तो सबकी हम परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज देखो जो 2023 में जो टोटल हमारे पास कंजप्शन कितना था, कंजप्शन की बात हो रही है, तो कंजप्शन देखो हमारा जो टोटल जो कंजप्शन है हमारा पर कैपिटा कंजप्शन 36.25, ये हमारा कंजप्शन था। तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे, फॉर्मूला सॉरी, तो 35 पॉइंट कितना ये, तो 35.2। अब इसमें कितने की पूछ रखी है कि प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर को हम कैसे निकालते हैं, इसमें से हम प्रीवियस ईयर माइनस द लास्ट ईयर को करके माइनस करते हैं, उसमें माइनस 100 निकालते हैं। तो 35.2। अब सबसे पहले इसमें देखो 2013 का निकालेंगे तो प्रीवियस ईयर का हमने लेना पड़ेगा 35.2। तो 35.2 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई जो 2013 में कितना था 36.25, तो 36.25 माइनस 100। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। जब कोई भी परसेंटेज निकालोगे इंक्रीज कितना हुई कंजप्शन की, तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले में, तो उससे नेक्स्ट ईयर का हमें लेना पड़ेगा जो 35.2 था, डिवाइड बाई 100 करेंगे इसमें, सॉरी इसमें कितना आएगा 35.2 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 36.25 2013 का, ये 2014 माइनस 100। ठीक है, अब इसमें निकालोगे तो कैलकुलेट करोगे तो इसके हमारा आ जाएगा -2.90। फिर 2014 का हम निकालेंगे तो 2014 में तो कैसे निकालेंगे, 2015 ईयर का ले लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2014 ईयर का ले लेंगे माइनस 100। ठीक है, तो ऐसे निकाल लोगे इसको। तो 2015 में देखो कितना था इसका 38.7 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 35.2। अब इसमें निकालेंगे देखो 38.7 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 38.7 मल्टीप्लाई बाई 100। अब 2014 का जो था कितना था 35.2 माइनस 100, इसका कितना आएगा 9.94 आ जाएगा। इसमें आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर निकालना चाह रहे हो तो कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 2023 में कितना था 35.2 माइनस 30, अब 2012 में था 25 डिवाइड बाई 36.25 मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आई कैन यूज द कैलकुलेटर, तो हम कैलकुलेटर को यूज करके इसको निकाल सकते हैं।
तो इसमें अगर आप निकालो तो 35.2 माइनस 36.25 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 36.25 मल्टीप्लाई बाई 100, ये -2.89 आ गया। तो यहाँ पे -2.89 -90 ऐसे निकाल सकते। तो ऐसे भी इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो कैलकुलेट। इसमें अगर 2013 का हमने कर लिया है, ये 2013 में 2012 का निकाल दिया, 2013 का आप निकालेंगे तो इसमें भी आप जो 2014 प्रीवियस ईयर का निकालना है तो 38.7 माइनस 35.2 2014 का जो कंजप्शन है, पर कैपिटा कंजप्शन है, डिवाइड बाय जो 35.2 प्रीवियस ईयर। तो इसमें क्या क्या, नेक्स्ट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें हम सोल्व करेंगे तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा 9.94। अब नेक्स्ट का निकालो, 2014 का निकालेंगे, इसका निकालेंगे 2014 का, तो ये कितना, इससे नेक्स्ट है, नेक्स्ट ईयर कितना है 40.5 माइनस 2014 का कितना है 38.7 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर कंजप्शन सेम मल्टीप्लाई बाय 100, इसका कितना आया हमारे पास 4.65 4.85। तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा जो कंजप्शन था हमारा 2014 में था वो 9.94, तो 9.94 कितने में 2014, तो 2014 था करेक्ट आंसर। तो द परसेंटेज इंक्रीज, जो परसेंटेज इंक्रीज की बात करती है तो नेक्स्ट ईयर के कंपेयर करेंगे नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम ऐसे हाईएस्ट जो किस में जो कंजप्शन थी वो हम कैलकुलेट कर सकते कौन सी ईयर में थी। अब नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2014 में कितनी पॉपुलेशन थी। तो 2014 में हमें पॉपुलेशन निकालनी है। तो पॉपुलेशन में देखो, अब पॉपुलेशन क्या दे रखी है हमारे पास, ये है पॉपुलेशन इन मिलियन एंड कंजप्शन इन मिलियन दे रखा है। अब इसमें कंजप्शन इन मिलियन, तो पॉपुलेशन डिवाइड बाय पॉपुलेशन दे रखी है, तो पॉपुलेशन अगर इधर जाएगा तो पर कैपिटा कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन हो सकती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पर कैपिटा जो कंजप्शन दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, जो हमारा जो टोटल जो एक्सपोर्ट माइनस जो टोटल कंजप्शन, क्या हमारा कंजप्शन दे रखा हमारा प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट। तो कंजप्शन हमारा एक्सपोर्ट माइनस प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे हम पर कैपिटा कंजप्शन से, वो हमारी पॉपुलेशन आ जाएगी। अब 2014 का हमें देखना है, तो 2014 में हमारे पास प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट कितना था, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट ये हमारा है, फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था जो पर कैपिटा कंजप्शन का, कंजप्शन इन मिलियन डिवाइड बाय पॉपुलेशन इन मिलियन। अब पॉपुलेशन निकालनी है, तो पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन निकालनी है, पॉपुलेशन तो ये हमारा कंजप्शन है, ये पर कैपिटा कंजप्शन के किस में चला जाएगा, इधर डिवाइड से ये जो क्या नाम है इसमें जो इसके डिवाइड में है, तो ये जो हम निकालेंगे कंजप्शन तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसमें। तो हम कैसे निकालेंगे इसके, इसमें पर कैपिटा कंजप्शन दे रखा है, तो पर कैपिटा कंजप्शन हमारे पास क्या है, पर कैपिटा कंजप्शन, पर कैपिटा कंजप्शन हमारे पास है, कंजप्शन दे रखा है, कंजप्शन डिवाइड बाय पॉपुलेशन। अगर हमें पॉपुलेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो पॉपुलेशन इधर चली जाएगी और पर कैपिटा कंजप्शन कंजप्शन की डिवाइड में आ जाएगा, तो कंजप्शन डिवाइड बाय पर कैपिटा कंजप्शन इधर आ जाएगा, पर कैपिटा कंजप्शन। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। अब इसमें पर कैपिटा कंजप्शन दे रखी है, अब इसमें देखो कंजप्शन दे रखी, कंजप्शन, तो कंजप्शन का फॉर्मूला क्या था हमारा, जो कंजप्शन इन मिलियन,
इसमें था प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले 14 में जो 2014 में प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट करेंगे 238 माइनस 130, तो 238 माइनस 130 डिवाइड बाई पर कैपिटल जो कंजप्शन कितनी है हमारे पास 38.7, तो 2.79। तो ऐसे हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो एक्सपोर्ट माइनस प्रोडक्शन है डिवाइड बाई पर कैपिटल कंजप्शन कितनी थी, पर कैपिटा कंजप्शन ये हमारी दे रखी है 2014 में 38.7। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये थर्ड है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट टू कंजप्शन इन द गिवन पीरियड वाज द हाईएस्ट इन द ईयर। तो रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट का जो रेशियो है हम जो कंजप्शन का और जो एक्सपोर्ट का जो रेशियो है इन द गिवन पीरियड वाज किस ईयर में सबसे हाईएस्ट था। तो हम रेशियो निकालेंगे, हर एक का निकालेंगे। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट डिवाइड बाई एक्सपोर्ट। अब प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट है, अब सबसे पहले इसमें देखो जो 2012 में कितना था हमारे पास, जो टोटल हमारे पास जो एक्सपोर्ट कितना था 2012 में, टोटल जो एक्सपोर्ट था हमारे पास वो था 114। टोटल कितना था 114। अब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किससे करेंगे, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट से, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट। अब प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट कितना है, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट करो 186.5 माइनस 114, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल जो कंजप्शन निकलेगा, कंजप्शन है ये हमारा निकलेगा। तो हमें एक रेशियो निकालना है, तो कंजप्शन इन मिलियन दे रखा है, तो हमें कैसे निकालेंगे, इसी तरह से एक 114 डिवाइड बाई 18.5 माइनस 114, ये कितना आ गया 1.58 आ गया रेशियो। 2013 का 114 है, 202 माइनस 114 है, ये आ गया 1.29। फिर 2014 का कितना आ गया 130 मतलब एक्सपोर्ट डिवाइड बाई प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट 238 माइनस 130। तो इस तरह से करके सारे रेशियो निकालेंगे। तो सबसे ज्यादा किसमें था, सबसे ज्यादा देखो इसमें 1.29 2013 में सबसे ज्यादा है। तो 2013 ना सॉरी 1.58 ये सबसे ज्यादा है 2012 में। तो 2012 में सबसे ज्यादा रेशियो है। तो कंजप्शन निकालेंगे, तो अब इसमें दे रखा कि रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू कंजप्शन। तो कंजप्शन का निकालने, तो कंजप्शन का हमारा जो फॉर्मूला दे रखा था वो क्या था, कंजप्शन का एक्सपोर्ट माइनस प्रोडक्शन। बस सिंपल सा, बस फॉर्मूले को हमने देखना है, एक्सपोर्ट माइनस प्रोडक्शन था। तो एक्सपोर्ट माइनस प्रोडक्शन डिवाइड बाई, अगर रेशियो निकालना है एक्सपोर्ट से निकालना है तो डिवाइड बाई एक्सपोर्ट ही करेंगे, टोटल जो एक्सपोर्ट कितना है। बस ये फॉर्मूला निकाल के हम सारा के परसेंटेज निकलते हैं, एक्सपोर्ट माइनस प्रोडक्शन डिवाइड बाई एक्सपोर्ट की करते जाओ ईयर वाइज, तो हमारा सब रेशियो निकल जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट रेशियो हमारा 2012 में। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वाज द हाईएस्ट, किस ईयर में जो पॉपुलेशन कंट्री की जो हाईएस्ट थी। अब पॉपुलेशन निकालेंगे हर एक कंट्री की, तो कैसे निकालोगे पॉपुलेशन, जो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, पॉपुलेशन इन मिलियन के प्रोडक्शन माइनस एक्सपर्ट डिवाइड बाय पर कैपिटा कंजप्शन। अब पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, पर प्रोडक्शन माइनस एक्सपर्ट, जो कंजप्शन था डिवाइड बाई कंजप्शन डिवाइड बाई पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजप्शन। ये सिंपल सा फॉर्मूला था हमारा, क्या निकालना, पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। अब कंजप्शन क्या दे रखा है, एक्सपोर्ट माइनस प्रोडक्शन, तो एक्सपोर्ट माइनस प्रोडक्शन या प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट करते जाओ डिवाइड बाई 36.25 पर कैपिटा कंजप्शन, पर कैपिटा कंजप्शन, पर कैपिटा कंजप्शन, पर कैपिटा एक्सपोर्ट माइनस प्रोडक्शन। तो इसमें प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट है, इसमें हमारा क्या दे रखा है, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन माइनस वो एक्सपोर्ट दे रखा है, तो प्रोडक्शन में से लेस करते जाओ, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट
और फिर हमारे पास टोटल पॉपुलेशन इसमें से आ जाएगी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इसकी दो थी, 2.5 थी, 2.79, 2.59, 3.09। तो सबसे ज़्यादा 2016 में। तो ये फोर्थ राइट आंसर है। तो हमें ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला ऑलरेडी दिए हुए हैं, बस उस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो कंजप्शन हमारे पास दे रखा है ऊपर, एक्सपोर्ट माइनस ना, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट डिवाइड बाई हमने क्या किया, पर कैपिटा कंजप्शन, ये पर कैपिटा कंजप्शन। तो बस इस फॉर्मूले को यूज करके हम निकालेंगे। फिर उसके बाद व्हाट इज द एवरेज कंजप्शन ऑफ द राइस इन मिलियन। तो एवरेज कंजप्शन निकालनी है सारे ईयर 2012 से लेके 2016 की। तो एवरेज कंजप्शन टोटल निकालो, टोटल प्रोडक्शन और टोटल एक्सपोर्ट कितनी है। तो एवरेज कंजप्शन निकालोगे, टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्सपोर्ट, और टोटल कितने ईयर है, 5 ईयर है, उससे डिवाइड कर दो। अब टोटल का, इसका टोटल प्रोडक्शन कर लो, तो इनका टोटल कर लो, कितना बनेगा, इनका टोटल कर लो और इनका टोटल कर लो, इन दोनों को माइनस कर दो और डिवाइड कर दो 5 से, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इनका टोटल कर लिया, टोटल प्रोडक्शन का और टोटल एक्सपोर्ट का, और उसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो एवरेज कितना आ गया, 100.1। तो 100.1 आ गया। तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, 100.1। सो इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये हमने सोल्व कर लिए हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। In terms of their contribution to the total power generation in India, identify the correct sequence of energy sources: thermal power plants, large hydropower projects, nuclear energy, and renewable energy, which includes the solar energy, wind energy। जो रिन्यूएबल में सब आ जाएगी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सब आ जाएंगे। तो इसकी एनर्जी सोर्स के हिसाब से जो लार्जेस्ट एनर्जी सोर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने सीक्वेंस हमें निकालने है इसमें। तो सबसे देखो इसमें क्या है, जो सबसे जो टॉप पे हमारे पास वो है जो थर्मल पावर प्लांट। सब जगह सबसे जो पावर एनर्जी का सोर्स है इंडिया में, वो थर्मल पावर प्लांट्स का। सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट्स है, उसके बाद लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट्स है, फिर उसके बाद हमारा लार्ज हाइड्रो प्लांट्स है, फिर उसके बाद हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका सोर्स है सबसे ज़्यादा, रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में जो आता है न्यूक्लियर एनर्जी का है, न्यूक्लियर। तो दिस द राइट, थर्मल पावर प्लांट, लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, फिर हमारा है न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ एंड पावर जनरेशन। उसके बाद है फ्लाई एश, प्रोड्यूस इन थर्मल पावर प्लांट इज एन इको फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ यूज इन। जो फ्लाई एश है, धुआं उड़ती है, ये राख होती है, वो थर्मल पावर में जो भी राख उड़ती है, डस्ट उड़ती है, तो वो किस सोर्स रिसोर्सेज के लिए इको फ्रेंडली है, किसके लिए वो इको फ्रेंडली है, तो वो हम देखें। तो इसमें जो इको फ्रेंडली है, ये एग्रीकल्चर माइक्रो, इसमें भी इको फ्रेंडली नहीं है, वॉटलैंड डेवलप इसमें भी नहीं है। डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर, यस इट इज मोर यूजफुल इन द डैम एंड द वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें ये लगभग यूज होती है, डैम बनाते हैं, वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर, इसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है जो राख है, जो थर्मल पावर से जो वेस्टेज निकलती है उसका। सॉरी, मैं गलत बोल गया। तो इसमें जो है, इसमें ब्रिक इंडस्ट्री में भी यूज होता है इसका, एग्रीकल्चर माइक्रोस में भी यूज होता है, वेस्टलैंड में। तो फ्लाई एश का यूज है हमारे पास एग्रीकल्चर में भी होता है, हमारा वेस्टलैंड डेवलपमेंट में भी होता है, डैम वाटर एंड होल्डिंग स्ट्रक्चर में भी होता है, ब्रिक इंडस्ट्री में। सब जगह जो राख जो है प्रोड्यूस होती है थर्मल पावर प्लांट से, वो यूज होती है इन सभी यूज के लिए। तो इसमें थर्ड इज द राइट आंसर, ए बी सी डी चारों में ये यूज होती है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू अबाउट द रैम। तो रैम इज द टेम्पोररी स्टोरेज एरिया, रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, रैम इज वोलेटाइल, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज गोन व्हेन यू टर्न द कंप्यूटर ऑफ। तो विच इज फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ट्रू कौन सा नहीं इसके अंदर ये देखना है। तो रैम इज द सेम एज द हार्ड डिस्क ड्राइव, नो ये हार्ड डिस्क के जैसे सेम नहीं होती। सो दिस इज द राइट आंसर। बाकी इट एप्लीकेबल, बट दिस
इज द राइट आंसर। रैम इज द सेम एज हार्ड स्टोरेज, हार्ड स्टोरेज की तरह नहीं होती, तो दिस इज द नॉट ट्रू, दिस इज द नॉट ट्रू। उसके बाद है मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कंटेन कमांड्स इन द लैंग्वेज, किस जो लैंग्वेज में जो कमांड होती है वेब पेजेस की जो कंटेंट्स हैं, तो सर NIH URL HTML IRS। तो HTML में जो वेब पेजेस होते हैं उसमें बने होते हैं लगभग जो वेब पेजेस होते हैं इसी में बने होते हैं HTML में, तो राइट आंसर इज द HTML। Which one of the following would not be considered a form of the secondary storage? सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी कंसिडर नहीं की जाती है? फ्लॉपी डिस्क का सेकेंडरी डिवाइस है, ऑप्टिकल डिस्क भी है, फ्लैश ड्राइव भी है, बट रैम इज नॉट ए कंसिडर ए फॉर्म ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्रोनिम्स WAN स्टैंड फॉर? WAN किसके लिए होता है? ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो वाइड एरिया नेटवर्क है इसके लिए है ये राइट आंसर इज द फोर्थ, वाइड एरिया नेटवर्क। जो LAN होता है वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, WAN होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है, VLAN होता है वाइड लोकल एरिया नेटवर्क होता है, WLAN होता है, LAN होता है, तो दिस इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद है FTP इज एन एक्रोनिम्स फॉर, तो FTP होता है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमारा एक सर्वर से दूसरे सर्वर में कनेक्ट होकर हमारी फाइल को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो वन क्लाइंट एंड वन सर्वर विल बी कनेक्टेड विद सम IP एड्रेस एंड द फाइल विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्वर टू द अनदर सर्वर, दैट इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज द राइट आंसर। Then Bluetooth is the type of the radio wave information transmission system that is good for about, तो जो ब्लूटूथ है किस रेंज तक अच्छा काम करता है, क्या रेंज होती है मैक्सिमम जो ब्लूटूथ की होती है, वो हमारी लगभग होती है 30 फीट, तो 30 फीट के अराउंड ये जो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकती है अप टू द 30 फीट, तो दिस इज द राइट आंसर, अप टू द 30 फीट। सो दिस इज ऑल अबाउट the reasoning, or we can say the revision of the paper 1 or memory based questions for the paper 1. So most of the question I have repeated related to logical reasoning, mathematical reasoning, data interpretation, so हो सकता है इन्हीं में से कुछ आ जाए, थोड़ा सा घुमा फिरा के आ सकता है, बट क्वेश्चंस आएंगे इसी तरह के आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी हमने इसमें कर लिए, कुछ रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी कर लिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी हमने कुछ कर लिए, इसमें हमने कुछ पॉलिटी पीपल इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कर लिए, हमने कंप्यूटर से रिलेटेड भी हमने इसमें कर लिए, डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड भी कर लिए, तो लगभग जो पेपर 1 का जो रिवीजन यहाँ पे हो गया है, तो इसमें से अगर आप सारे ध्यान से कर लोगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हर बार। अब डाटा इंटरप्रिटेशन में जब 3-4 सालों की उठा के देख लेना, इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो हो सकता है ये जो आप रिवीजन कर लो तो वो आपके काम आ जाए और आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो ये आज का इतना ही टॉपिक था, तो अगले जो लेक्चर में हम आएंगे डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट रिवीजन के साथ, एक क्विक रिवीजन के साथ हम आएंगे, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉर मोर डिटेल यू कैन जस्ट विजिट माय वेबसाइट www.easynotes4u.com। तो इस पे आपको नोट्स, बुक्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, वो सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो वो आपकी एडिशनल हेल्प कर सकते हैं। easynotes4u.com इस पे जाके आप सर्च कर सकते हो, फ्री आर्टिकल्स भी हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे ब्लॉग्स को, तो जो भी हम पोस्ट डालेंगे डायरेक्टली आपकी ईमेल्स पे आ जाएगी, तो आप फ्री में आप गेट कर सकते हो अपनी ईमेल पे, जो भी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं, तो वो भी एडिशनली आपका बेनिफिट है अगर उसके अपडेट रहते हो तो। उसके अलावा ये वीडियो आप देख सकते हो, ये भी आपको बेनिफिट देंगे। तो हो सकता है इसमें जो कुछ समझ में नहीं आया हो इसमें कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, आई विल रिपीट द टॉपिक अगेन, बट कम से कम ये आप ट्राई करना, कोशिश करना, इसी से रिलेटेड, इस तरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, तो आपका पेपर 1 क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई नहीं रोक सकेगा। अगर थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, पेपर 1 आपका क्लियर हो जाएगा आराम से। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को, अपने कलीग्स को, जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की, उन सबके साथ दबा के शेयर करो ताकि कोई छूट ना जाए। ये पेपर अगर आप ये वीडियो अगर अच्छे से देख ले तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन की जो भी हैं वो आप करना। थैंक यू सो मच।